नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम न्याय मंत्री हिंदी की जो दूसरी कहानी उसके बारे में बात करेंगे। न्याय मंत्री यानी कि किसी भी राज्य के अंदर और राजा को जो राज चलाते हैं उसके अंदर एक अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं। उसमें से एक होता है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी ने लिखी है। उसका जन्म सन 1996 ईस्वी सन और निधन ईस्वी सन यानी कि सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सिलाईकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही आपने कहानी लिखना प्रारंभ किया। आपकी जो मेन कहानी है उसका नाम इस तरह से पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है यानी कि उसका नाम है भागवंती। जो न्याय मंत्री कहानी है उसका थोड़ा सार इसने लिखा है ऊपर की तरफ से कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में था। क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। क्या? किसकी चीज़ की? न्याय मंत्री की। जो राज चलाते हैं ना राजा, उसमें एक न्याय मंत्री का जो पासा रहता है वो ऐसा रहता है कि अगर कोई राजा, अगर इस दरबार में राजा भी जो उसका कोई गुनाह हो तो उसको सज़ा देनी पड़ेगी। इस तरह से जो न्याय मंत्री है यानी कि एक मंत्री जो उसको पूरी तरह से राज्य की कोई भी किसी भी जगह कोई भी गुनाह हुआ हो तो उसमें उसको पूरी तरह से न्याय देना पड़ता है। अगर न्याय मंत्री कमज़ोर रहता है तो राज्य की जो व्यवस्था होती है यानी कि पूरी जो यानी कि गुनाहखोरी, चोरी, लूट, डकैती या कोई भी चीज़ हो उसमें जो अच्छी तरह से न्याय नहीं मिलता प्रजा को, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी तरह से यानी कि ऐसे बोलते हैं कि लूटपाट बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी ज़्यादातर गुनाह बढ़ जाते, इसलिए उसमें एक अच्छा न्याय मंत्री होना चाहिए। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। कौन सा नाम है? शिशुपाल। अशोक सम्राट किसको मिले थे? शिशुपाल को। शिशुपाल को मिलने के बाद न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी की महत्व समझाई गई है कि यानी कि न्याय मंत्री की कौन कौन सी किस किस तरह की जिम्मेदारी होती है। हम कहानी को पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी में जो शिशुपाल है वो एक ब्राह्मण युवक है। वो एक सामान्य नागरिक था और राजा एक दिन पूरा अंधेरा हो गया था, चारों ओर अंधकार छा गया था और राजा शिशुपाल के घर के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला और राजा अंदर आए और उसने बोला कि मैं एक यहाँ पे अभी भटक गया हूँ और रात हो गई है, तो मुझे एक आसरा चाहिए यहाँ रुकने के लिए, यानी कि मुझे एक रात यहाँ निकालनी है। तो शिशुपाल ने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो उसने अतिथि का स्वागत किया। बाद में सोने का अभी टाइम नहीं हुआ था इसलिए दोनों चर्चा करने लगे और शिशुपाल ने उसको पता नहीं था कि ये सम्राट अशोक है। उसको लगा कि एक अतिथि है, तो अतिथि से वो बात करने लगा। अतिथि से बात करने लगे कि हमारा जो राज्य है उसके अंदर पूरी तरह से न्याय की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चारों ओर उसने बोला कि चारों ओर सभी लोग अपने अपने तरह से कोई भी गुनाह करने लगे हैं, कोई न्याय नहीं दे रहा है। तो अशोक सम्राट ने वो सभी बातें सुनी। उसने देखा कि ये जो युवक है उसको कुछ करने की उसको इच्छा हो रही है। तो सम्राट अशोक ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं यानी कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है,
वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो शिशुपाल ने बोला कि ये बात सही है। तो अशोक सम्राट ने बोला कि क्या आपको कोई चांस चाहिए, यानी कि आपको कोई जिम्मेदारी चाहिए कि आप न्याय दे सकते हैं। तो शिशुपाल ने बोला कि हाँ, अगर मुझे कोई चांस मिला, यानी कि मुझे कोई मौका मिला, तो मैं पक्का ये दिखा दूंगा कि न्याय किस तरह से होता है। कोई बात नहीं, पूरी थोड़ी रात देर हो गई तो दोनों सो गए। सोने के बाद सुबह उठ के राजा यानी कि जो अतिथि था वो चला गया शिशुपाल के घर से। तो 2-3 दिन बाद दूसरे सैनिक आए उसके घर पे शिशुपाल को लेने के लिए। तो शिशुपाल ने ये देखा कि शिशुपाल ने सैनिकों ने बोला कि शिशुपाल जी, आपको राजा ने बुलाया है। तो वो दंग रह गया कि आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो रहा है यार, मुझे क्यों राजा बुला रहे, मेरा क्या काम है। तो ठीक है, तो उसके साथ वो चला गया। राजा दरबार में बैठे थे और शिशुपाल ने वहाँ जाके देखा तो वो जो अतिथि था वो एक राजा था, यानी कि सम्राट अशोक खुद था। तो उसने सम्राट अशोक ने बोला कि चलो, तुमने बोला था कि मुझे चांस चाहिए, यानी कि एक मौका चाहिए, तो चलो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। उसने अपनी अंगूठी निकाल के, ये उसको जो अंगूठी होती है वो राजमुद्रा होती है, जो कोई न्याय मंत्री बनता है तो उसको दी जाती है। तो उसने अंगूठी उसको दे दी शिशुपाल ने, और शिशुपाल ने बोला कि चलो आज से ही तुम्हारा काम चालू हुआ। कोई बात नहीं, शिशुपाल ने अपना न्याय मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल ने पूरी राज्य की व्यवस्था देखी, सब कुछ देखा। तो प्रजा के अंदर भी विश्वास आ गया कि चलो अच्छा है कि कोई अच्छा एक नया न्याय मंत्री हमारे राज्य में आया है। तो लोग को इतना विश्वास हो गया कि अपने घर के अंदर बाहर जाने, जो लोग घर से बाहर जाते थे तो उसका घर का ताला भी नहीं लगाते थे, उस घर का दरवाज़ा भी खुला रखते थे। उसको ऐसा भरोसा हो गया था कि यह न्याय मंत्री है, वो अच्छी तरह से न्याय कर सकता है। और उसमें ऐसा हुआ कि एक दिन एक खून हो गया। तो शिशुपाल ने वो खूनी को ढूंढने के लिए चारों तरफ सबको, सैनिकों को भेज दिया। सब देखा, चलो ठीक है। बाद में उसको पता चला कि खून किसी और ने नहीं किया है, खुद राजा ने वो खून किया है। अब क्या करेंगे, वो तो सम्राट है, सम्राट को किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, उसको किस तरह से न्याय दिया जाता है। तो शिशुपाल को पता चला कि गुनहगार तो हमारे सम्राट ही है, मगर उसको न्याय, पब्लिक जो है, जो प्रजा है, उसको न्याय तो देना पड़ेगा। तो न्याय किस तरह से दे देंगे। तो ठीक है, क्योंकि खून की सज़ा यहाँ पे फांसी की सज़ा होती है। तो शिशुपाल ने एक तरकीब सोची कि कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। तो उसने पहले क्या किया कि सम्राट अशोक को पहले गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सम्राट अशोक को गिरफ्तार किया। शिशुपाल ने बोला कि राजा हो या रंक, कोई भी हो, सजा तो सबको मिलनी ही चाहिए। तो उसने क्या कहा कि राजा जो होता है वो भगवान का रूप होता है, राज्य के अंदर जो राजा होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। उसकी वजह से शिशुपाल ने एक सोने की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को उसने फांसी पे लटका दिया। क्यों लटकाया कि सोने की मूर्ति, सम्राट अशोक अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए शास्त्र और आज्ञा के अनुसार सम्राट अशोक की उसने मूर्ति को फांसी दे दी। और न्याय मंत्री की चारों ओर जय जयकार हो गई कि क्या बात है, इस तरह से भी न्याय दिया जा सकता है। और शिशुपाल की भी प्रशंसा हुई। और बाद में शिशुपाल ने अपने पद पे त्याग करने के लिए उसने राजा को फिर से अपनी अंगूठी भी दे दी। तो राजा ने बोला कि नहीं, आप अच्छी तरह से न्याय कर सकते हैं और आपको आगे भी इस राज्य का न्याय मंत्री बन के रहना है। चलो, ये कहानी का हो गया पूरा सार, यानी कि पूरा अर्थ हो गया। अब हम आगे कहानी को पढ़ते हैं। जो हमने पहला पेज यहाँ पे रखा है, उस पहले पेज की तरह इस तरह से होता है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। तो ब्राह्मण अंदर से बोला कि कौन है। तो शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा
एक परदेशी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए कोई स्थान मिलेगा यहाँ पे? तो एक परदेशी बाहर से आवाज आई और जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्हें मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो गया। आइए आइए, पधारिए, हमारे घर में आपका स्वागत है। अतिथि को देखकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। मैंने पहले बोला था ना आपको कि सम्राट अशोक इस बात से सहमत नहीं था कि आजकल कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वह बोला कि चलो दोष निकालना है तो सुगम है, यानी कि एक सामान्य है। अगर हमारे पास कोई भी सत्ता हो, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है तो हम किसी और का दोष निकालते हैं। चलो जिस तरह से हम बोलते हैं कि क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते देखते बोलते अरे यार क्या लगा यार, इस तरह से इसको खेलना ही नहीं चाहिए था, इस तरह से खेलना चाहिए था। हमारे राज्य की, हमारे देश की जो व्यवस्था रहती है, हम बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि चलो ये व्यवस्था इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। वो बातें करना एक स्वाभाविक है, हम इस तरह से बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करने का दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि किस तरह से न्याय होता है। तो सम्राट अशोक ने बोला, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? क्या उसकी आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने बोला, हाँ बिल्कुल, कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। सम्राट अशोक ने फिर से पूछा, हाँ कोई भी नहीं बचेगा। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है भैया। तो ब्राह्मण ने बोला कि कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा, यानी कि मैं पूरी तरह से अपना अच्छी तरह से न्याय करके दिखा दूंगा। परदेशी धीरे धीरे मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसको अपनी विदा ली, यानी से वो चले गए वहाँ से। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। तो शिशुपाल सहम गई, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई कि क्या बात है, मुझे कोई राज दरबार में बुलाने के लिए सैनिक आए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट को झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। उसने शक हुआ, किसके साथ शक हुआ कि वो परदेशी आया था, उससे मैं बात कर रहा था, तो उसने मेरी कोई शिकायत तो दरबार से नहीं करती ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा और जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक थे, उसका दिल धड़कने लगा जोर जोर से। तो सामने देखा थे कौन बैठे थे? सम्राट अशोक खुद बैठे थे, जो वो रात को अतिथि बन के अपने घर आए थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? सम्राट अशोक ने पूछ लिया कि क्या आप तैयार है? तो पहले शिशुपाल ने तो थोड़ा घबरा गए कि यार क्या बात है। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। वह सम्राट अशोक की एक राजमुद्रा थी, जो अंगूठी थी ना, वो थी राजमुद्रा। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उसके सुप्रबंध से राज्य की पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों ओर न्याय मंत्री की जो व्यवस्था थी उसमें पब्लिक ने बहुत खुश हुई। पब्लिक की क्या बात है, अच्छी तरह से न्याय हो रहा।